बच्चे लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचेस सीरीज 2.0 के बायोलॉजिकल लेक्चर 12। तो भाई आज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि थी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी वो खत्म होने वाली है और उसका लास्ट चैप्टर पढ़ना है हमें, क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने थोड़ा सा क्लास 8 में पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग कहते हैं वो लिविंग है। बट हमारे क्लास 11 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर सपोज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग होगा, बट देयर आर एक्सेप्शंस, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो वैसे ही हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट इवॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल बन जाएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है। तो भाई हमारा जो हम लोगों को डाइवर्सिटी मिलेगी, वेरिएशन मिलेगा, वो किससे मिलेगा, वो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलेगा, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्योंकि ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एकदम क्लोनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, पर सेक्सुअल से डिफरेंट वेराइटीज प्रोड्यूस होती हैं। लाइक अगर हम लोग देखें तो हम लोग के जो सिबलिंग्स हैं और हम लोग हैं, हम लोग एक जैसे नहीं दिखते, है ना, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएशन जो हम लोगों में आया है मम्मी पापा से। चलो अब हम लोगों ने पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने जैसे और लोग बनाते हैं, अपने जैसे, टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो क्यों है जरूरी, नेसेसरी इसलिए है कि भैया स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन स्पीशीज खत्म ना हो जाए, इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं वो। देन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भाई अब हम लोग जानते हैं कि इस जो इन्वायरमेंट में जितने भी चीज है, हर चीज अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, हर चीज पे कोई ना कोई चीज डिपेंडेंट है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़े ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। देन फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अमीबा, एक अमीबा टूटेगा दो अमीबास बनाएगा, देन दो अमीबास टूटेंगे चार अमीबास बनाएंगे, है ना। तो वो क्या था, बाइनरी फिजन, है ना। फिर हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग होती है, बड फॉर्मेशन होता है कि छोटी सी बड आएगी और उस बड से क्या होगा, उस बड से, एक मिनट पेन नहीं चला मेरा, हाँ, उस बड से क्या होगा, वहां से एक नया हाइड्रा ग्रो होगा और जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा वो डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट हाइड्रा से और अलग लिव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो सेक्सुअल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और दोनों पेरेंट्स के फ्यूजन से, मतलब दोनों पेरेंट के गैमीट के फ्यूजन से क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट डेवलप होगा हमारे एक पूरे डेवलपिंग फीटस में। तो दो टाइप के हैं, दैट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल, हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। एसेक्सुअल की बात करें तो हम लोग ये दे सकते हैं कि एक ये जो सेल है, सेल या अमीबा, जो भी हमको बोलना है, ये अमीबा जो है वो देखो, एक अमीबा दो डॉटर अमीबास में डिवाइड हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा और कोई गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। अब गैमीट्स क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। और गैमीट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, हमेशा यूनिपेरेंटल होगा। यूनिपेरेंटल मतलब सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है वो जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। अब हमने कहाँ कहाँ देखा, अमीबा में देखा है कि वो एक अमीबा दो डॉटर अमीबा में टूट जाता है, जैसे कि ये है ना, कि एक अमीबा दो डॉटर अमीबा में टूट गया। तो ये कैसे करता है, बाइनरी फिजन से। किससे, बाइनरी फिजन से। अच्छा, बाइनरी मतलब जानते होगे, टू, बाइनरी मतलब टू,
फिजन मतलब टूटना, जब एक अमीबा दो डॉटर अमीबा में टूटेगा तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, और जब खूब सारे में टूट जाएगा कोई भी चीज तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। चलो देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, गोनाड्स। सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, गोनाड्स है। गोनाड्स मेल्स में क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल्स में क्या है, ओवरीज है। देखो टेस्टिस और ओवरीज, अब ये जो मेल गोनाड और फीमेल गोनाड है ये क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को मतलब लाइक एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही गोनाड टाइप का प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक, अब मेल जैसे क्या होता है कि कभी कभार ये जो हमारा, जैसे अभी हमने यूनिसेक्सुअल की बात करी, कोई कोई होते हैं बाइसेक्सुअल, जैसे कि अर्थवॉर्म, इसमें क्या है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो अर्थवॉर्म इज अ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, या तो इसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे या ही इसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, बोथ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस भी प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, यूनिपेरेंटल, क्योंकि एक ही पेरेंट में क्या प्रेजेंट है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो इनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा यूनिपेरेंटल। ऐसे क्या बोलते हैं कि हम भैया जब डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन, जब हम डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन मेल एंड फीमेल बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे में हम बोलते हैं कि भैया वो ऑर्गेनिज्म क्या दिखा रहा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि हमने फिजिकली देखा, बाहर से ही देख के पहचान गए कैसे कोई मेल है या फीमेल है, हमने पहचान लिया, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। तो एक बार अगर हमसे कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, द फिनोमेना इन व्हिच द मेल एंड female individual of a unisexual animal can be distinguished externally is called the sexual dimorphism। इसी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, sexual dimorphism। ठीक है, then अब भैया थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि वो नीडेड है और कहीं ना कहीं अगर पूछा जाएगा तो हम बता पाएंगे। तो पहला इज कि इसमें सिर्फ कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होंगे, बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि क्या है, नहीं है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो गैमीट प्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें गैमीट का प्रोडक्शन होगा। अब सेक्स ऑर्गन्स नहीं इन्वॉल्व है, गैमीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ना ही फर्टिलाइजेशन होगा ना ही जाइगोट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, अब मियोसिस डज नॉट अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कोई भी मियोसिस नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज करें तो फर्स्ट चैप्टर में माइटोसिस होता था हमारा किसमें, हमारे सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस होता था हमारा गैमीट सेल्स में, जर्म सेल्स में, है ना। तो अब जब गैमीट बन ही नहीं रहे तो मियोसिस क्यों होगा, इसमें मियोसिस नहीं होता, और इसमें मियोसिस होता है क्योंकि इसमें चाहिए क्या, गैमीट बनाने हैं, तो गैमीट क्या होने चाहिए, एन होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर सपोज हमारा कोई स्पर्म होता अगर 46 होता और ओवम भी 46 होता तो मिलके कितना बन जाता, 92। तो एक ऑर्गेनिज्म में 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो सकते, है ना। तो स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर को सेम रखने के लिए होता है मियोसिस, दैट इज स्पर्म भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा और ओवम भी, और ये दोनों फ्यूज करके 46 ही बनाएंगे, ये दोनों फ्यूज करके ही 46 बनाएंगे। चल आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब हम लोग जानते हैं जो हमारे ह्यूमंस हैं वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मोड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, और क्या एग्जिबिट करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि बाहर के अपीयरेंस से ही देख के पता लोगे कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब मेल्स के पास क्या है, टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट्स है और ग्लैंड्स है। मेल के पास क्या है, टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड
और डक्ट्स, डक्ट्स और ग्लैंड्स, ठीक है। देन ओवरीज फीमेल्स में, और उसके साथ वाले पार्ट्स जो उसमें हेल्प कर रहे हैं, ओवरीज एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा 8th क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो मेनली पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा एसेंशियल ऑर्गन और एक है हमारे एसेसरीज ऑर्गन्स। तो एसेंशियल ऑर्गन क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म को और हार्मोन बनाएंगे, सेक्स हार्मोन बनाएंगे, ठीक। एसेसरी ऑर्गन्स क्या करेंगे, सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे, स्पर्म को कैरी करेंगे बाहर तक बॉडी के और सारी चीजें में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एसेंशियल ऑर्गन हमारे क्या है, हमारे पेयर ऑफ टेस्टिस इज द एसेंशियल ऑर्गन। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज द एसेंशियल ऑर्गन। क्या करती है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करेगी, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। देन एसेसरी ऑर्गन्स में भी 3 पार्ट्स हैं हमारा। क्या, जेनिटल डक्ट, जेनिटल डक्ट जो क्या कैरी करेगा, हमारे स्पर्म को बॉडी के बाहर लेके जाएगा। देन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या करेंगी, सिक्रीशन करेंगी, नरिश करेंगी और ट्रांसपोर्ट करेंगी हमारे किसको, स्पर्म को। देन सपोर्टिव ऑर्गन जो किसमें हेल्प करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज में हेल्प करेंगे। चलो देन जेनिटल डक्ट की बात करें, जेनिटल डक्ट 4 है। अ पेयर ऑफ एपिडाइडमिस, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया, देन अ पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा, ठीक है। क्या क्या है, एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंशिया है, इजैकुलेटरी डक्ट है और हमारा क्या है, यूरेथ्रा है। देन हमारा जो ग्लैंड्स है वो 3 है, कौन कौन सी, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड। देन जो सपोर्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, स्क्रोटम है और पेनिस है, स्क्रोटम है और पेनिस है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारी सारी चीजें दिख रही है, हमें सेमिनल वेसिकल दिख रही है, इजैकुलेटरी डक्ट दिख रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सी है, काउपर्स ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। देन एपिडाइडमिस है, टेस्टिस है, स्क्रोटम है, वास डिफरेंस है, यूरिनरी ब्लैडर है। देन ये सारी चीजें हमारी है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस क्या है, एक ओवल ऑर्गन है, अ पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन, ठीक है। अब कहाँ पे ये स्टोर्ड है, एक थिन पाउच में स्टोर्ड है, स्किन का ही बना हुआ है वो थिन पाउच, और उस थिन पाउच का नाम है स्क्रोटम, उस थिन पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम। और टेस्टिस के डायमेंशंस की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर वाइड है, 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस है और वेट अराउंड 10 to 15 ग्राम्स है, ठीक है। अब डेवलपमेंट, अब सुनो, जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के बिलो, एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन रीजन में किडनी के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा होता है उस चाइल्ड का, तो वो एक कैनाल के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू कहाँ चली जाती है, स्क्रोटम में डिसेंड डाउन हो जाती है, और उस कैनाल का नाम है इंग्यूनल कैनाल। उस कैनाल का क्या नाम है, इंग्यूनल कैनाल। और अगर ये डिसेंड डाउन नहीं होती तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें कॉज होती हैं। पहला कॉज इज इनफर्टिलिटी, देन दूसरा कॉज इज हार्निया, ठीक है। ये सारे कॉजेज है, और उसको पोजीशन पे होल्ड करने के लिए होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, उसको पोजीशन पे होल्ड करने के लिए क्या होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ठीक है। अब स्क्रोटम नहीं क्यों जाती है, क्योंकि भैया स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम है, 2 से 3 डिग्री कम है। और ये 2 से 3 डिग्री कम इसलिए है कि भैया वहां मैच्योर हो सके हमारा स्पर्म सही से, और उसका नरिशमेंट, उसका मैच्योरेशन, उसका ट्रांसपोर्ट आराम से हो सके। चल जो टेस्टिस है वो एक वाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू की लेयर से कवर्ड है, और उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो इतना तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, बट तुमको पता होना चाहिए कि वो एक वाइट फाइब्रस टिश्यू की लेयर है जो टेस्टिस को कवर करती है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इस वॉल ने क्या किया, टेस्टिस को 200 से 300 लोब्स में डिवाइड कर दिया, 200 से 300 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। उन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं लोब्यूल्स, उन कंपार्टमेंट्स के क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल में 2 टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, हर लोब्यूल में 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प
करेंगे। अब पहला स्ट्रक्चर जो एक लोब्यूल में प्रेजेंट है दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब क्या है ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो, ये देखो, अगर तुम लोगों को यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है, दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और ये क्या है, वेरी फाइन ट्यूब्यूल से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम है टू प्रोड्यूस स्पर्म, टू प्रोड्यूस स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस करना, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एंडोक्राइन में बताया था कि तुम लोगों को 2-3 चीजें पढ़नी थी, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर हमारा oogenesis, oogenesis। हम लोग ने 3 चीज पढ़नी थी। गैमेटोजेनेसिस, मैंने कहा जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक है, अब जिसका फॉर्मेशन लिखा होगा, मतलब जिसका फॉर्मेशन होगा वो पहले लिखा होगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। देन oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, है ना। चल, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, जो है इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल। और हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने इसको एंडोक्राइन में पढ़ा था कि ये क्या सिक्रीट करेगा। Tubule are present group of round cells called interstitial और लेडिक cells। तो राउंड सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ने बोला इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। ठीक है, अब ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये मेल हार्मोन सिक्रीट करेंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, अगर इनका प्रोडक्शन होगा तो स्पर्म का भी प्रोडक्शन होगा। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये नेसेसरी स्पर्म। ठीक है, अब अगर नहीं होता है, फेल होता है, तो इम्पोर्टेंसी हो जाती है, मतलब इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफर्टिलिटी हो जाती है। चलो बात करते हैं जेनाइटल डक्ट्स की। तो हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारी टाइप की जेनाइटा, मतलब बहुत सारी डक्ट्स एसोसिएटेड है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। और ये डक्ट का काम क्या है? स्पर्म को कैरी करना, है ना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना रही है, कहाँ? बॉडी के बाहर लेके जाना। ठीक है, अब कौन कौन सी डक्ट थी? एपिडाइडमिस थी, वासा डिफरेंशिया था, इजैकुलेटरी डक्ट थी और यूरेथ्रा था। 4 डक्ट्स है और चारों का काम क्या है? स्पर्म को नरिश करना, मैच्योर करना और उसको बॉडी के बाहर लेके जाना। एपिडाइडमिस की बात करते हैं, ये कैसी है? हाईली कॉइल्ड है, ईच मेजरिंग 9 मीटर इन लेंथ, 9 to 7 मीटर इन लेंथ, 7 to 9 मीटर होना चाहिए, 6 to 7 है, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये 6 to 7 होता है, 6 to 7 मीटर इन लेंथ, है ना। फिर जो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एपिडाइडमिस के जस्ट बिगिनिंग में पोर आउट हो जाते हैं, वहां पे एपिडाइडमिस के जस्ट बिगिनिंग में पोर्ड हो जाएंगे। और जो पोस्टीरियर एंड है एपिडाइडमिस का, वो कंटिन्यू कैसे करेगा? आज स्पर्म डक्ट, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वास डिफरेंस। देखो, अब वासा डिफरेंशिया पेयर, बस अगर हम बोलेंगे तो उसको तो क्या काम? टेम्पररी स्टोर स्पर्म। अब सुनो, फंक्शन में आता है, टेम्पररी कौन स्टोर करता है स्पर्म को? तो एपिडाइडमिस करती है। तो ट्रांसपोर्ट ड्यूरेशन में भी हेल्प करती है, पर टेम्परेरी स्टोर भी यही करती है। ठीक है, देन आता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या है? अ पेयर ऑफ लॉन्ग थिन वॉल डक्ट, ईच 45 सेंटीमीटर का है। अब हाँ, वासा डिफरेंशिया कहां से राइज होगा? जहां पे
एपिडाइडमिस खत्म हुआ है, वहीं से अराइज होगा, तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द एपिडाइडमिस, और ऊपर की साइड जाता है, ऊपर की साइड जाता है। ठीक, वास डिफरेंट जॉइंट्स विद द सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस क्या क्या बोला है इसने, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, अरे हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट क्या बनाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। चल आगे चलते हैं। ये जो इसकी वॉल्स हैं कैसी हैं, मस्कुलर हैं, कैसी है, मस्कुलर है। इजैकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं, कैसी है, अ पेयर ऑफ स्मॉल डक्ट, एक छोटी सी पेयर में प्रेजेंट है, साइज कितना है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कहाँ फॉर्म होती है, दोनों साइड के, यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड से फॉर्म होती है। ठीक है, these are formed one on either side of the urinary bladder. अब they passes through the prostate gland and opens into the urethra. कहाँ से पास होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होंगी, और कहाँ ओपन हो जाएंगी, यूरेथ्रा में ओपन हो जाएंगी। अभी बात करते हैं यूरेथ्रा की। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर इन लॉन्ग पैसेज, और हम लोगों ने एक्सक्रीशन में पढ़ा था, इट इज द कॉमन पैसेज, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, इट passes through the prostate gland and penis, or it opens as at the tip of the penis as urinogenital aperture apparatus। तो अपर्चर की तरह, मतलब यूरिनोजेनिटल अपर्चर की तरह ओपन होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, बोथ इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। ठीक है, देखो बोला वही लिखा है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। इसका काम आएगा, व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। ठीक, अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास से जाएगा, देन दूसरा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसमें कोई ऑर्गन कवर्ड नहीं होगा, किसी के ऑर्गन के अराउंड नहीं होगा ये। देन लोअर पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि ये कहाँ से जाएगा, पासेस थ्रू द पेनिस, और इसमें क्या होती है, खूब सारी म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब पैथवे ऑफ स्पर्म की बात करें तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना, देन गया एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस से गया वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके उसने क्या बनाया, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से गया यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में वो 2 ग्लैंड से मिला, दैट इज हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और पेनिस से पास होके क्या हो गया, बॉडी से बाहर। ठीक है, चल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। ये भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, वन ऑन ईदर साइड, दोनों ईदर साइड से है। इट सिक्रीट एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, और ये स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाता है, स्पर्मेटिक फ्लूइड बनाता है या सीमेन बनाता है। तो ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है इसका फ्लूइड प्लस स्पर्म इज नोन एज सीमेन। ठीक है, सेमिनल वेसिकल क्या करेगी, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन, आहा मैंने गलत चीज लिख दी है, हाँ चलो, जो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है वो क्या है भैया, वो मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को कि ट्रांसपोर्ट कर सके हमारा स्पर्म, और नरिश करता है हमारे किसको, स्पर्म को नरिश करता है, और एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो क्या होगा, एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा और वेजाइना क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो तुम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी। ठीक है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इट इज सिचुएटेड इंफीरियर टू द ब्लैडर इंसर्कलिंग द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को इंसर्कल करती हुई। फिर इसमें भी क्या है, थिन मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड दैट इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, स्पर्म के मूवमेंट को बढ़ाता है ये। ठीक, और ये क्या करता है, फर्टिलिटी को भी, स्पर्म की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है।
और न्यूट्रलाइज करता है जो एसिड प्रेजेंट है कहाँ, फीमेल वेजाइना में, ठीक। देन आता है हमारी लास्ट ग्लैंड, दैट इज काउपर्स ग्लैंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये किसकी साइज की है, पी साइज की है, लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरेथ्रा, अ लिटिल इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे लोकेटेड है। तो क्या है, एल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड होगी और ये जाके सीमेन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा, एसिडिटी को मेंटेन न्यूट्रलाइज करेगा यूरेथ्रा की और लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। तो तुम लोगों को इसमें ये याद रखना है कि कौन सी चीज क्या कर रही है, फंक्शन बहुत पूछे जाते हैं इससे, तो फंक्शंस एकदम दिमाग में बैठा के रखने। फिर बात करते हैं सपोर्टिंग ऑर्गन की। सपोर्टिंग ऑर्गन्स में क्या है, हमारा स्क्रोटम, तो एक ये पाउच लाइक थिन पाउच ऑफ स्किन है जो कि किसको स्टोर करता है, टेस्टिस को स्टोर करता है, और टेस्टिस को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मेंटेन करता है टेम्परेचर विच इज 2 to 3 डिग्री लोअर फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर इसलिए मतलब लोअर टेम्परेचर इसलिए नीडेड होते हैं कि ताकि हमारा स्पर्म क्या हो सके, मैच्योर हो सके। देन आता है पेनिस। पेनिस क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिला है, इरेक्शन होती है। देन इट इज हैंगिंग फ्रॉम द एब्डोमेन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम के इन फ्रंट हैंग करता है, और द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, और वो हाईली सेंसिटिव और स्लाइटली स्वॉलन है, ठीक है। और ग्लैंस किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है, जिसको बोलते हैं परप्यूस। फिर अब देखो इजैकुलेशन क्या है, द रिलीज ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना इज नोन एज इजैकुलेशन। चलो बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की। तो अगर हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म बनता कहाँ है, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्म जो है माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, elongated and motile cell, motile cell मतलब it can move from one place to another, it can move from one place to another। और ह्यूमन स्पर्म में 4 पार्ट्स होते हैं मेनली, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट है वो क्या है, इनलार्ज एंड है स्पर्म का, और उसके टॉप पे प्रेजेंट है स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ने बोला एक्रोसोम। देखो ये एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके टिप पे जिसको हम लोग ने बोला एक्रोसोम, ठीक। नेक क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन मिडिल पीस एंड हेड, और इसमें 2 होते हैं क्या, 2 सेंट्रियोल्स। नेक में क्या होंगे, 2 सेंट्रियोल्स, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। देन मिडिल पीस क्या है, इसमें भैया स्पाइरल शीथ और माइटोकॉन्ड्रिया है, और यही क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारे स्पर्म को टू मूव, है ना, मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन टेल क्या करेगी भैया, ये हमारा क्या बोलते हैं, हेल्प करती है स्पर्म को टू रीच द ओवम एंड जिससे कि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट हो सके। फंक्शन क्या है स्पर्म का, सारी बात कर लेते हैं। एक्रोसोम में एक एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज, तो उसका काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करना, क्योंकि क्या होती है कि ओवम के अराउंड बहुत सारी वॉल्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम इस एंजाइम का है। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमारा वो क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो मिडिल पीस में है। नेक में जो सेंट्रियोल्स है वो क्या करेंगे, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑफ द जाइगोट एंड हेल्प इन क्लीवेज मतलब डिवीजन में हेल्प करेंगे। देन हमारा मेल प्रोन्यूक्लियस व्हेन फ्यूजेस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस helps to restore the diploid number. Male pronucleus with female pronucleus helps to form the diploid number, restore हो जाएगा diploid number। चलो अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसेंशियल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन्स। एसेंशियल ऑर्गन क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगे हमारा क्या, ओवम और हॉर्मोन, और एक्सेसरी क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, सपोर्टिव रोल। एसेंशियल में क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ ओवरीज,
अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो ये क्या सिक्रेट करेंगी, ओवा बनाएंगी और हार्मोन्स बनाएंगी। देन एक्सेसरी में 5 होंगे, एक्सेसरी में 5 होंगे। ओविडक्ट होगी जो ट्रांसपोर्ट करेगी ओवा को, देन यूट्रस होगी, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो प्रोटेक्ट करेगी, नरिश करेगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। वजाइना रिसीव करेगा स्पर्म को और करता है एज अ बर्थ कैनाल। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं, वो कोइटस में और बर्थ और वो चाइल्ड में हेल्प करता है। देन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगी, अपना अपना सिक्रेशन सिक्रीट करेंगे। चलो कुछ ऐसा दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, यूट्रस है, सर्विक्स है, तुम लोगों को जो जो पता है, दैट इज वेजाइना है ना, ओवरीज है, देन फेलोपियन ट्यूब ये है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बात करते हैं ओवरीज से, कैसी है, प्रोड्यूस करेंगी ओवा और हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ठीक। ओवल शेप की है, कैसी है, ओवल शेप की है, पेयर में प्रेजेंट है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर वाइड है और 1 सेंटीमीटर थिक है। अब क्या है कि हमारी जो ओवरीज है अटैच्ड है बैक वॉल से विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड, 2 फोल्ड्स हैं जिससे वो पीछे वाली बॉल से कनेक्ट है, जिसको बोलते हैं मीजोओवेरियम। देन यूट्रस की लाइनिंग से वो कैसे कनेक्ट है, ओवेरियन लिगमेंट से कनेक्ट है। तो ये जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग से ओवेरियन लिगमेंट है और पीछे जो बैक वॉल से कनेक्ट है वो मीजोओवेरियम से कनेक्टेड है। फिर ऑन द सरफेस ऑफ द ओव्यूल बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे और ये ग्रेन्यूल्स क्या है, डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल है। इसमें से एक डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसमें से निकलेगा हमारा ओवम एग और बाकी सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में। दो देयर आर मेनी डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल, बहुत सारे हैं, पर एक ही मैच्योरिटी को रीच करेगा ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सिर्फ एक ही मैच्योरिटी को रीच करेगा। तो दोनों ओव्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं एग्स को इन ऑल्टरनेट साइकिल, कभी ये वाली कभी वो वाली फिर कभी ये वाली, ऑल्टरनेट साइकिल्स में होता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल लाइफ ऑफ अ फीमेल अबाउट 400 फॉलिकल्स बिकम मैच्योर। तो 400 फॉलिकल्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, मतलब एग्स बनते हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं फॉलिकल्स है राइज हो जाएंगे थ्रू द सरफेस ऑफ द ओवरी एंड ब्रेक causing the release of oocyte। उससे क्या रिलीज होगा, oocyte। अब ये oocyte डेवलप होगा हमारा किसमें, ओवम में, ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज oocyte है इसमें क्या होंगे, सराउंडेड बाय मास ऑफ ग्रेन्यूलोसल सेल्स और इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। जो रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है और रिलीजिंग ऑफ oocyte है, इसको क्या बोलोगे, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, वो किसमें चेंज हो जाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम में, अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एंडोक्राइन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या सिक्रीट करती है, वो सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन। वो सिक्रीट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है भैया, यूट्रस को प्रिपेयर करता है अगर प्रेगनेंसी होगी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भैया यूट्रस में ही पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो आएगा, पूरा एम्ब्रियो डेवलप होगा टिल चाइल्ड बर्थ, तो उसको प्रिपेयर करता है, थिक करता है। बिफोर ओव्यूलेशन इट्स सिक्रीट ईस्ट्रोजन। अगर ओव्यूलेशन से पहले की बात करें तो जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम पुराने वाले हैं वो क्या बनाएंगे, ईस्ट्रोजन बनाएंगे। और क्या सिक्रीट करते हैं, रिलैक्सिन भी सिक्रीट करते हैं। चल ओविडक्ट की बात करते हैं। ये क्या है, अ पेयर ऑफ नैरो बट मस्कुलर एंड लॉन्ग डक्ट। पेयर में प्रेजेंट है, नैरो है, मस्कुलर है और लॉन्ग डक्ट है। ईच ओविडक्ट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ और दे आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिया प्रेजेंट है जिससे कि वो कैसा मूवमेंट शो कर सके, बीटिंग मूवमेंट शो कर सके और ओवम को कहां तक पहुंचा सके, यूट्रस तक पहुंचा सके, पैसेज ऑफ ओवम। The oviduct has a funnel shape, जिसको बोलते हैं ओविड्यूकल फनल, जिसको फनल शेप को क्या बोलते हैं, ओविड्यूकल फनल। और जो हमारी ओविडक्ट है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम। इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम, ठीक है। अब ये जो ओविडक्ट है इसमें क्या होंगे, सीलिया होंगे जिससे कि ओवम का मूवमेंट हो सके ओविडक्ट से कहाँ, यूट्रस तक। और ये जो वेव लाइक मोशन है, मूवमेंट है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस। इसको क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस, ठीक है।
चलो यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस क्या है? हॉलो है, थिक वॉल्ड है, पियर्ड शेप मस्कुलर ऑर्गन। पियर्ड शेप, पियर की शेप का है, इन्वर्टेड पियर शेप है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बीच में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदर्स वूम भी बोलते हैं, मदर्स वूम भी बोलते हैं। और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फंडस, बॉडी, सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स, इनकस बोलने वाले थे, ठीक है। चलो अब फंडस वाला पार्ट क्या है? सुपीरियर डोम शेप्ड है, ये जो डोम शेप दिख रहा है उसको फंडस वाला पार्ट बोलोगे। और ये क्या करता है? एक्सपेंडेड पार्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के ओपनिंग के जस्ट अबव है, ठीक है। देन बॉडी वाला क्या है? स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड मोस्ट पोर्शन, देखो बॉडी वाला पार्ट देखोगे जो स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड है ना। और सर्विक्स और नेक वाला क्या है? इट इज नैरो, लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना। तो सर्विक्स वाला पार्ट कहाँ जाता है? वेजाइना में जाता है। अब एम्ब्रियो यहीं ग्रो होगा, डेवलप होगा टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, until the time of delivery, तब तक वहीं डेवलप होगा, वहीं ग्रो होगा। और ये जो हमारे यूट्रस की वॉल है, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी लाइनिंग है यूट्रस की, 3 लाइनिंग है मेजरली। एक अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ये जो तुम लोग देख रहे हो, देन बीच वाली मीजोमेट्रियम, और जो बाहर वाली है वो एक्सोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई है, और ये बहुत ही रिच सप्लाइड इन ब्लड है, बहुत ज्यादा सप्लाई होता है इसमें ब्लड। और प्यूबर्टी के टाइम, एट प्यूबर्टी द यूट्रस गोज थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। और इसकी शेडिंग ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा पीरियड्स। वजाइना कितना है? इट इज 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूलर ऑर्गन, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड है? रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में, और सर्व करता है एज अ लोअर पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के लोअर पार्ट की तरफ। और क्या होता है यंग फीमेल्स में? ये जो वजाइना है वो एक थिन मेम्ब्रेनस थिन मेम्ब्रेन से क्या होता है? पार्शली क्लोज होता है, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन, उसको क्या बोलते हैं? हाइमेन, ठीक है। चलो वल्वा की बात करते हैं। इट इज बाउंडेड बाय 2 लार्ज फैटी फोल्ड्स, 2 लार्ज फैटी फोल्ड्स ऑफ स्किन होंगे, जिसको हम बोलते हैं लाबिया मेजोरा। फिर उसके अंदर 2 और छोटे छोटे फोल्ड्स होंगे, उसको बोलेंगे लाबिया मिनोरा। फिर इन बिटवीन द 2 folds of labia minora is present a depression, उस डिप्रेशन को बोलते हैं वेस्टिबल, ठीक है। अब ये जो वेस्टिबल है इसके अराउंड 2 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक है यूरेथ्रल ऑरिफाइस जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है, और एक वेजाइनल ऑरिफाइस है जो वेजाइना की ओपनिंग है। और यूरेथ्रल ऑरिफाइस के जस्ट फ्रंट में ही क्या प्रेजेंट है? एक स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। आगे बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो 2 टाइप के एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एक है बर्थोलिन ग्लैंड जिसको लार्ज वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, और एक है मेमोरी ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड क्या है कि दीज आर अ पेयर ऑफ ओवल लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। और ये जो ग्लैंड्स है आर आल्सो ओपन इनटू द वेस्टिबल बाय वे ऑफ देयर डक्ट। तो कहाँ पे ओपन होंगे? वेस्टिबल में ही ओपन होंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस सिक्रीट करेंगे। और ये म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन और पार्चुरेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। देन आता है हमारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो भैया क्या है? फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या है? डेवलप्ड है, अ पेयर ऑफ वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स है। प्यूबर्टी से पहले ये क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, बट आफ्टर द अटेंड ऑफ द प्यूबर्टी उसका साइज क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है। और मेंस में भी प्रेजेंट होती हैं, बट कैसी होती हैं? नॉन फंक्शनल होती हैं। बट कैसी होती हैं? नॉन फंक्शनल होती हैं। चलो ओवम की बात करते हैं, ओवम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देन ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें, क्या क्या है? इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर। देख सोच रहे हो कितना छोटा है। देन इट इज बाउंडेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको उसकी क्या बोलते हैं? उलिमा बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। उलिमा या विटेलाइन मेम्ब्रेन, देखो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है।
और outside the primary membrane two more egg pods are present, though all layers present है, that is corona radiata और zona pellucida, corona radiata और zona pellucida. The inner coat called zona pellucida is a thin non-cellular transparent coat. तो zona pellucida जो है वो thin है, non-cellular है और transparent coat है. Then कोरोना रेडिएटा कौन सी है, आउटर है, थिक है, सेलुलर कोट है. ठीक है. अब बाउंडेड बाय ऊलिमा इज अ सब्सटेंस कॉल्ड ऊप्लाज्म, मतलब इसको साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे, ऊप्लाज्म. और इसमें क्या होता है, योक नहीं होता है. इट कंटेन्स अ लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस कॉल्ड जेमिनल वेसिकल. तो इसमें बहुत ही लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल वेसिकल. चलो, प्यूबर्टी तुम लोगों ने 8th क्लास में पढ़े थे कि भैया प्यूबर्टी क्या है, ऐसा टाइम पीरियड है लाइफ में एनिमल की जिसमें वो क्या हो जाता है, एबल हो जाता है टू रिप्रोड्यूस, बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस होने के लिए क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है. फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना. और ये एज जो है वो एडोलेसेंट एज के नाम से भी जानी जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं टीन एज, है ना. The change that occurs in the body during adolescent age are an indication that individual is reaching puberty. तो जो ये इंडिकेशन है देती है कि ये जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, रीच कर रहा है प्यूबर्टी पे. Puberty in female girls attain puberty at the age of 10 to 14 years. और इनकी प्यूबर्टी ट्रिगर्ड होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन द ओवरीज. तो किससे ट्रिगर्ड होगी कि भैया ईस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो गया, इससे ट्रिगर्ड हो गए. ठीक है. अब ये हार्मोन्स क्या लाएगा, मैच्योरेशन लाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेगा. अब तुम लोगों ने पढ़ी है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चेंजेस हैं फीमेल्स में. फिजिकल पहले बात कर लेते हैं. डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देन प्यूबिक हेयर ग्रोथ, then broadening of hip, growth of long bone stops, long bone के stops हो जाती है इसलिए height at certain level फिर नहीं बढ़ती है. फिर sexual changes क्या आएंगे, oogenesis होने लग जाएगा और हमारा menstrual cycle क्या हो जाएगी, begins हो जाएगी. menstrual cycle begins हो जाएगी. males में क्या है, males में 11 साल में start होती है और जो changes आते हैं physical change क्या है, enlargement of testes, appearance of beards and mustache, then pubic hair में और pubic area और chest में क्या होंगे, hair growth होंगे. और सेक्सुअल में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ सीमेन भी होने लग जाएगा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीमेन भी होने लग जाएगा. चलो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें कि भैया ये क्या है, ये इंडिकेशन है जब भी क्या होता है कोई फीमेल हिट करती है प्यूबर्टी को तो क्या स्टार्ट होता है, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है मैच्योरिंग एग्स को और इंडिकेट करती है कि वो उसकी क्या है, एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो देखो अब इन दिस साइकिल द ओवरीज प्रोड्यूस एन एग एवरी मंथ. हर मंथ जो कहाँ जाएगा, यूट्रस की वॉल में मतलब यूट्रस तक ट्रैवल होगा और अटैच हो जाएगा इसकी लाइनिंग में. अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस क्या कर देगा, शेड ऑफ कर देगा उसकी लाइनिंग को और एग को भी शेड ऑफ कर देगा, एग को भी शेड ऑफ कर देगा. अब कितनी ड्यूरेशन होती है, 28 डेज की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है. और जो हमारा क्या बोलते हैं प्यूबर्टी है वो अराउंड कब स्टार्ट होती है, 10 to 11 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में और कब तक लास्ट करती है, 45 to 55 की एज तक लास्ट करती है. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को बोलते हैं हमारा क्या, मेनार्की, मेनार. और हमारा जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज. उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज. लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो मेनोपॉज. ठीक है, इट इज द इंडिकेशन कि अब वो जो फीमेल है वो क्या बोलते हैं, कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है कि जो ओवरीज हैं वो और यूट्रस है उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन्फ्लुएंस में हार्मोन्स के. और इन फेज को हम लोग ने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज. 4 फेजेस है, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी और हमारे ल्यूटियल. चलो मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं. इसमें क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज
और यहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो यहाँ से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा कितने दिन का, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ है जो कि 3 से 5 दिन चलेगा, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये इंडिकेशन है कि क्या हुआ है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, और उसके साथ क्या हो गई है, ब्लड वेसल्स जो फॉर्म हुई थी वो भी क्या हो गई है, बाहर आ रही है थ्रू वेजाइना, बॉडी के बाहर आ रही है थ्रू वेजाइना। अब मेंस्ट्रुएशन तभी अगर होगा जो रिलीज्ड ओवम है, फर्टिलाइज नहीं है। अगर वो फर्टिलाइज्ड है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी है। इट कैन बी सम स्ट्रेस और समथिंग हार्मोनल चेंजेस, है ना। तो हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। तो स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। पुअर हेल्थ मतलब हार्मोन्स इन्फ्लुएंस। देन आता है फॉलिकुलर फेज। अब इसमें क्या होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या बनाना स्टार्ट करेगी, FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करेंगे, फॉलिकल्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, और उनसे क्या प्रोड्यूस करेंगे, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कराएंगे। अब जो ईस्ट्रोजन है वो रीएक्टिवेट कर देती है कि जो वॉल यूट्रस की है वो क्या होने लगे, थिक होने लगे वापस से। 5 दिन वो हुआ, फिर ये थिक होना स्टार्ट हो गई दोबारा से। दिस चेंज मेक द यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कम से कम वो यूट्रस फर्टिलाइज एग को होल्ड कर सके और डेवलपमेंट कर सके हमारे मतलब फ्यूचर एम्ब्रियो का। फिर आती है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज 13th या 14th डे पे होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसमें क्या होता है, जो फॉलिकल्स हैं वो कहाँ रीच कर चुके होते हैं, मेच्योरिटी को रीच कर चुके होते हैं, और उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब वो क्या होंगे, बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होंगे, बट उनमें से सिर्फ एक ही क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा। ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या बोलते हैं, हार्मोन LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या कर देगा, ओव्यूलेशन करेगा, मतलब और ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, रप्चर होगा, और इसमें से क्या निकलेगा, oocyte निकलेगा, ठीक। अब ये जो एग है वो ट्रैवल करेगा ओविडक्ट तक। अब इस एग की दो चीजें हो सकती हैं कि ये फेज, ल्यूटियल फेज 15 से 28 डेज तक चलता है। इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है ओव्यूलेशन के बाद किस में चेंज होने लगते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो बचे हुए हैं, और क्या सिक्रीट करने स्टार्ट कर देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, यूट्रस की लाइनिंग को थिक करेगा, प्रिपेयर करेगा, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसमें क्या हो सके, जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिल सके, वो अटैच हो सके, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट शेडिंग ऑन द 28 डेज। तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा, दैट इज पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा है। अब अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो कहाँ जाके इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाएगा, और तब तक जब तक प्रेगनेंसी है तब तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। चल, अब क्यों, क्योंकि भैया हार्मोन्स जो है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इंक्रीज हो जाता है, और ये प्रिवेंट करता है मैच्योरेशन की, किसी भी और फॉलिकल के मैच्योरेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है डीजनरेट हो जाएंगे, और जो यूट्राइन वॉल है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी अपने स्टेट को, और वो क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, और पीरियड्स के कॉज करेगी। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट विद द मेल गैमीट, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब तुम इधर देखो, देखो ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, ओविडक्ट में। कहाँ हो रहा है, ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत पूछा जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत पूछा जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत पूछा जाता है। तो तुम्हें याद रखना है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। देखो
फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज इंटरनल। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो ये फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट का, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, जैसे ह्यूमंस के केस में होता है। देन मेल में क्या होता है, मेल कह रहे हैं, एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो बॉडी के बाहर होगा फीमेल की, और इसमें क्या आता है, फ्रॉग का एग्जांपल आता है, ठीक है। टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की, फेलोपियन ट्यूब, याद रखना फेलोपियन ट्यूब है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रोसेस क्या है, अब जो स्पर्म इजैकुलेटेड हुआ है वजाइना में, वो कहाँ जाना स्टार्ट करेगा, वो जाना स्टार्ट करेगा यूट्रस में बाय द मूवमेंट ऑफ देयर टेल, और यूट्रस से वो कहाँ एंटर हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में जो पहुंचेंगे वो बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पर्म पहुंचेंगे, ओनली few of the released sperm will reach ampulla region of fallopian tube, तो ampulla region में पहुंचेंगे। देन ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ मिलेगी, उनको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, जो उनके किसमें था, मिडिल पीस में था, जो उनके मिडिल पीस में था। ये देखो, अब इतने सारे स्पर्म में सिर्फ एक ही फ्यूज करेगा, इतने सारे स्पर्म में सिर्फ एक ही फ्यूज करेगा। इफ एग इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट में प्रेजेंट है तो वो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म उसको सराउंड कर लेंगे, बट ओनली वन विल बी एबल टू एंटर इनटू द एग। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए दो मैकेनिज्म होती है जो हमारी 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब ऑल द अदर स्पर्म विल डाई एंड बी एब्सॉर्ब, तो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे और एब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग इज प्रमोटेड बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम, तो लाइसोसोमल एंजाइम से ही स्टार्ट होंगे, सो दैट उनकी पहले बाउंड्रीज, पहले वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तभी तो फ्यूज कर पाएंगे। दिस एंजाइम डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड मेक द पाथ फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग, ठीक। अब after the entry of the sperm into the ovum, the sperm moves towards the haploid nucleus, haploid nucleus की तरफ जाएगा एग के, और वहां पे क्या करेगा, स्पर्म का हेप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर देगा। स्पर्म का हेप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, ठीक है। It restores the diploid number of chromosome in the zygote, zygote में diploid number हो जाएंगे, और ये जाइगोट कब प्रोड्यूस होगा, आफ्टर द कंप्लीमेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी की। इम्प्लांटेशन की बात करें तो क्या है भैया, फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन बॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, की जो हमारा ब्लास्टोसाइट है वो कहाँ पे आ जाए, इम्प्लांट हो जाए यूट्रस की बॉल से, यूट्रस की बॉल से चिपक जाए, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अभी देखना, अभी यहाँ दिखाते हैं, दोबारा दिखाइए, ये देखो ये आ रहा है, और ये देखो ये यहाँ उसकी बॉल से अटैच हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलोगे इम्प्लांटेशन, ठीक। अब इट प्रोड्यूसेस द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, अगर इम्प्लांटेशन होगा, सुनना, अगर इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइज सेल एग का तो ही प्रेगनेंसी होगी। After fertilization, the zygote start further development in the fallopian tube. Fallopian tube में further development होता है उसका। At the end of 4th day after fertilization, 4th day after fertilization, वो developing embryo कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा, और वो solid wall of cell को क्या बोलेंगे, मोरुला, और वो क्या करेगा, और डेवलपमेंट करेगा, मोरुला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लूइड फिल्ड एम्ब्रियो में, जिसको ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और यही ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या करेगा, यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिशन होता है उसमें, और उसको बोलते हैं टोफोब्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं, टोफोब्लास्ट। और इम्प्लांटेशन is a must to get nourishment and oxygen from the mother for rapid development. Implantation is needed. अगर implantation नहीं होगा तो development नहीं हो पाएगा। बात करते हैं प्लेसेंटा की। अब प्लेसेंटा की बात करें तो क्या है, ये एक कनेक्शन है बिटवीन डेवलपिंग फीटस और मदर की यूट्राइन वॉल के बीच में, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, डेवलपिंग फीटस को आफ्टर इम्प्लांटेशन प्रोड्यूस करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाय। अब ये विलाय क्या करती हैं, वॉल जो हमारी यूट्रस की वॉल है उससे एम्बेड हो जाएंगे, उससे
इम्बेड हो जाएंगी, ग्रूव्स में इम्बेड हो जाएंगी, और वहां से अराइज होती है एक कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड। ये कंटिन्यू करती है कंटेनिंग, इसमें क्या क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे फीटस को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट द फीटस एंड यूट्रस वॉल। तो यूट्रस वॉल को और फीटस को कनेक्ट करती है थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू। अब जो ब्लड मदर का है और जो ब्लड फीटस का है कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता। देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट अ मेम्ब्रेन बिटवीन अ फीटल एंड मैटरनल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन है, जहां से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, जहां से बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होंगी, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सचेंज होंगे, वो सारी चीजें होंगी। चलो, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन देना, दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करना, तीसरा स्टोरेज की तरह हेल्प करना, बैरियर की तरह हेल्प करना, और एंडोक्राइन फंक्शन भी है, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा। बात करते हैं फीटल मेम्ब्रेन की। जो फीटल मेम्ब्रेन की बात हुई कि कभी एक दूसरे का ब्लड मिक्स नहीं होगा, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 मेम्ब्रेन होती हैं, और वो बनाती क्या है, टोफोब्लास्ट बनाती है। ये मेम्ब्रेन कौन सी है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक। एमनियन क्या है, फॉर्म अ सैक अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अराउंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बोरा बनाती है, और इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि वेदर द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज एनी डिसीज और डिसऑर्डर्स, और उसका जेंडर जानने के लिए भी हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि इसमें होते हैं हमारे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के शेड ऑफ मतलब डेड सेल्स होते हैं, तो अगर हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे बाय सिरिंज तो हमें क्या मिल जाएंगे, उसके सेल्स में मिल जाएंगे, और उस सेल्स से हम लोग सारी चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है किसी भी काइंड की इंजरी से। फिर आता है हमारा जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द टाइम बिटवीन the fertilization till the delivery of the child is known as gestation period। अगर तुमसे पूछते हैं duration of embryonic development in the uterus starting from the implantation up to the birth of a child is called gestation period। और कितने दिन का होता है, मतलब लाइक 40 वीक का होता है, जिसको हम लोग 9 months भी बोलते हैं। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या है भैया, कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। By delivery of the child is known as parturition। At the end of the gestation period, the body of the woman prepares for the childbirth। तो भैया gestation period के जस्ट टाइम में वो वुमेन की जो बॉडी है वो क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी चाइल्ड बर्थ के लिए। अब अम्बिकल कॉर्ड जो है, ब्लड वेसल्स, मतलब अम्बिकल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स थी वो श्रिंक हो जाएंगी आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ऑफ द बेबी। देन बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है ट्विंस, है ना। तो ट्विंस की बात करें तो भैया ट्विंस बनते कैसे हैं, 2 केसेस हो सकते हैं ट्विंस बनने के, या तो एक ही जाइगोट से बने, या तो 2 डिफरेंट जाइगोट से बने, या तो एक ही जाइगोट से बने या 2 डिफरेंट जाइगोट से बने। 2 टाइप के हो गए, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल या नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होगा कि ये जो ट्विंस हैं वो एक ही जाइगोट से बने हैं, ये एग्जैक्टली सिमिलर होंगे एक दूसरे के, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे एक दूसरे के, और इनका सेक्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि ये क्या हुआ कि एक जो हमारा जाइगोट था वो 2 पार्ट में टूट गया, वो 2 पार्ट में टूट गया। Such twins develop if 2 blastomeres produce after the cleavage gets separated। जब क्लीवेज हो रहा था, जब ब्रेकिंग हो रही थी, तो वो 2 ब्लास्टोसाइट अलग अलग हो गए, 2 ब्लास्टोमेयर अलग अलग हो गए। बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विन की। फ्रेटर्नल ट्विन क्या है भैया, 2 अलग अलग जाइगोट से बनेगा, 2 अलग अलग जाइगोट से बनेंगे। ठीक है, ये देखो, तो इनका जीन भी अलग होगा, इनके सेक्स भी अलग होंगे, है ना। दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन, और ऐसा भी हो सकता है इनके डिफरेंट सेक्स भी हो। तो इसी के साथ भाई आज हम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट खत्म हो चुकी है, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। बाय बाय।